ये स्टूडेंट्स, एक तो सेशन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ओरिजिनल वेरिएबल्स को हम मॉडिफाई अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैसे कर सकते हैं। हमने इस ज़मन में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात की, हमने एडिशनल कॉलम्स की भी बात की। इस सेशन में हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सेशन में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर कुछ जो बटन्स अवेलेबल हैं डेटा एनालिसिस टूल के तौर के ऊपर, वो आप ट्राई करें और देखें कि रिज़ल्ट उसके क्या आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको किया होगा। इस सेशन में पर्पस यही है कि अगर उस एक्सपेरिमेंटेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे उनमें से कुछ फंक्शंस स्क्रीन के ऊपर करूँगा और अगर उनमें कोई इशू है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी मैं और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पहले मैंने वो टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की क्योंकि हम बिल्कुल इब्तदाई स्टेज के ऊपर थे। पावर बीआई की ज़ुबान में जब हम डेटा के ऊपर कोई चेंजेस करते हैं तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, और इसको एक्रोनियम, इसका एब्रीविएशन जो है वो DAX डैक के नाम के ऊपर हम इसको याद करते हैं। और पावर बीआई के वर्ड में ये टर्मिनोलॉजी बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है। डैक स्टूडियो भी अवेलेबल है और डैक स्टूडियो में हम क्या फंक्शन करते हैं, स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं और डैक बहुत एडवांस लेवल तक हमें लेके जाता है। लेकिन पर्पज़ उसका वही होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम चेंज कर सकें। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ और फंक्शन डैक के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्रीन मौजूद है, वही डेटा फाइल हमने यूज़ कर रहे हैं कस्टमर डीबेस को, ताकि हमारे पास रेफरेंस रहे और जो हमारा टॉपिक है वो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के ऊपर यानी डैक के ऊपर है। इसको हम ऑन कैसे करते हैं, हम डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक कर लेंगे और ये हमें एक और मॉड्यूल के ऊपर, एक और स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात जब आप लोग इसको कर रहे होंगे तो यहाँ पे जहाँ पे ये फार्मूला बार है, इस फार्मूला बार के ऊपर एक और वार्निंग भी लिखी आएगी, वार्निंग कह लें या कमेंट कह लें। वो लिखा आता है कि ये जो सेशन आप करने जा रहे हैं ये कितने अरसे के बाद हम दोबारा ले रहे हैं। यानी लिखा आ सकता है कि दिस सेशन इज़ 7 days ओल्ड, 10 days ओल्ड या 1 day ओल्ड। तो उस हवाले से पावर बीआई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लास्ट टाइम आपने डैक के ऊपर कब कैलकुलेशन की थी। अगर आपने फ़ौरन की होगी तो ऐसा कोई कमेंट सामने नहीं आएगा, लेकिन जब 2-3 रोज़ गुजर गए हों तो पावर बीआई आम तौर के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। फ़ायदा उसका ये होता है ताकि अगर हम दरमियान में कोई और सेशन किया है और वो हम गलती से सेव करना भूल गए हैं, उसके मुताबिक उसकी जो कैलकुलेशन हमने की थी वो सेव नहीं की, तो हमें ये पता चल जाए कि ये जो सेशन हम करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इसमें वो जो पुरानी 1 या 2 रोज़ पहले हमने की थी वो सेव नहीं हुई। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन या कमेंट्स हैं हमें बहुत फ़ायदा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मॉड्यूल मौजूद है। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि 2 चीज़ें मौजूद हैं, ट्रांसफॉर्म है और ऐड कॉलम के तौर पे मौजूद हैं। दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं। ट्रांसफॉर्म को जब हम क्लिक करते हैं तो प्राइमरीली ये उसी कॉलम में कुछ चेंजेस लेके आता है, जबकि जब हम ऐड कॉलम्स करते हैं तो उसी कॉलम की बजाय एक नया कॉलम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, कुछ फंक्शंस स्पेसिफिक हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के क्लिक के लिए, और कुछ फंक्शन स्पेसिफिक हैं ऐड कॉलम्स के लिए। ज़्यादातर फंक्शन कॉमन है लेकिन कुछ फंक्शंस अलहदा भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरे पास ऐड कॉलम का इस वक्त मॉड्यूल ओपन है और इसमें एक ऑप्शन मर्ज कॉलम्स की आ रही है। ये ऑप्शन जब मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो गायब हो जाती है। यानी ये वाली जो ऑप्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, वो सिर्फ
ऐड कॉलम्स के ऊपर अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। वजह उसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो बताने का मकसद है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और कुछ फंक्शंस स्पेसिफिक हैं ऐड कॉलम्स के लिए। तो जब भी आप कोई फंक्शन डैग के हवाले से करने लगे तो जहन में ये ज़रूर कर लें कि वो फंक्शन क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी तो आपका ओरिजिनल कॉलम लूज़ कर जाएंगे, नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जब आप ऐड कॉलम कर रहे होंगे तो ओरिजिनल कॉलम इंटैक्ट रहेगा, नई इन्फॉर्मेशन नए कॉलम में आएगी। नुकसान इसका ये होगा कि थोड़ी देर के बाद, थोड़े से एनालिसिस के बाद आपके पास नंबर ऑफ कॉलम इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि शायद उसको समझना, उसको टैकल करना, उसको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो हर एक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके हवाले से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी सेम फंक्शन जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, मर्ज। मर्ज का अब जो कॉलम है उसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि 2 या 3 कॉलम को अगर हमने मिला के एक एंटिटी बनाना हो। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कस्टमर आईडी मौजूद है। अब मैं इसी कस्टमर आईडी में एक एडिशन करवाना चाहता हूँ अपनी सहूलत के लिए कि इसमें मेल या फीमेल होना यहीं पे लिखा आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें जेंडर का कॉलम में देखें तो 1 शो कर रहा है फीमेल को और 0 शो कर रहा है फीमेल को। सिमिलरली मेरी ख्वाहिश ये भी हो सकती है कि ये कस्टमर आईडी के साथ ही वो जो बर्थ मंथ है वो साथ ही उसके लिखा जाए। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स को या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को आपस में जोड़ के इकट्ठा लिखना चाहता हूँ। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये फंक्शनैलिटी सिर्फ ऐड कॉलम्स में अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये अपने पहले भी डिस्कस किया था, जिन कॉलम्स को हमने आपस में मर्ज करना है उनको हम शेड कर लेंगे। एक कस्टमर आईडी है और दूसरा अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए आप दूसरा कॉलम जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ मर्ज करना चाहते हैं, उसको आप क्लिक करेंगे उसकी हेडिंग को, तो ये दोनों कॉलम शेडेड हो जाएंगे। अच्छा, ये जो कंट्रोल का बटन है शायद आपको इस शॉर्टकट की का पहले से पता हो, ये विंडोज़ की एक जनरल की है जो कहीं पे भी हमने मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करना हो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी हमने वही की इस्तेमाल की है, यानी ये की जो है ये पावर बीआई के साथ स्पेसिफिक नहीं है। ये की या ये फंक्शनैलिटी आपको एक्सेल में भी मिल जाएगी, वर्ड में भी मिल जाएगी, जहाँ पे भी आप विंडोज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं ये फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब ये 2 कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद आपने देखा यहाँ पे ऐड कॉलम को क्लिक किया तो मर्ज का कॉलम्स का जो बटन है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। जब ये कॉलम हाईलाइटेड नहीं थे, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक कॉलम को हाईलाइट करता हूँ, तो आप देखें मर्ज कॉलम मेरे पास इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो ही मैंने 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया तो ये मर्ज कॉलम की फैसिलिटी ऑन हो जाएगी। यानी मर्ज कॉलम की बटन को ऑन करने के लिए पावर बीआई रिक्वायर कर रही है कि आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट किया हुआ हो। अब जब मर्ज कॉलम को क्लिक किया तो ये आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा और ये आपको छोटी सी बात पूछ रहा है, यानी इसको पहले से पता है कि किन 2 कॉलम्स को आपने आपस में मर्ज करना है, लेकिन 2 कॉलम्स को मर्ज करते वक्त क्या दरमियान में कोई आपने सेपरेटर रखना है। अब सेपरेटर के नाम के ऊपर कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, यानी 2 इंफॉर्मेशन के दरमियान में कॉलन डालना चाहते हैं, कॉमा डालना चाहते हैं, इक्वल का साइन डालना चाहते हैं, स्पेस, टैब और कोई और सिंबल जो कि इनके अलावा है, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको पावर बीआई प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे लेट से इसको इक्वल साइन का कॉलम यूज़ करता हूँ। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं, सिर्फ मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और जो नया कॉलम होगा उसका नाम इसने रखा है मर्ज, ऑटोमेटिक नाम। अगर आप इसके अलावा कोई नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम मर्ज ही रखता हूँ। इसको ओके का बटन प्रेस किया और ओके का बटन प्रेस करते सार ही, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर, ये हमारे पास मर्ज का कॉलम आ गया। अच्छा, इसी तरीके से एक और फंक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सॉर्टिंग का है, यानी तरतीब देने का। मैं किसी भी कॉलम को किसी भी ख़ास तरतीब में यूज़ कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है जेंडर का। अब जेंडर में अगर आप गौर से देखें तो 1010 यानी ये किसी तरतीब के बगैर लिखे हुए हैं। अब मैं अपनी किसी रिक्वायरमेंट की खातर चाहता हूँ कि ज़ीरो सारे इकट्ठे हो जाए, 1 सारे इकट्ठे हो जाएं। तो वो फैसिलिटी कहाँ पे होगी? अगर आप इस आइकन को, ये जो छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक छोटा सा मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। और अगर आप गौर से देखें और याद करें, ये तकरीबन वही मेन्यू है जो आपको एक्सेल में जब हमने पिवट टेबल को यूज़ किया था तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन, ऐसा ही इंटरफेस हमने देखा था। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, लिहाजा इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉमन है, इंटरफेसेस कॉमन है। फ़ायदा उसका ये होता है कि हमें कोई नई चीज़ याद रखनी पड़ती, वही चीज़ें जो हमने एक मरतबा सीखी हुई हैं दूसरी मरतबा भी काम आ जाती हैं। ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और जब भी हम तरतीब की बात करते हैं, सॉर्ट की बात करते हैं, तो दो तरीके से हो सकती है। इट मे बी असेंडिंग एंड इट मे बी डिसेंडिंग। यानी असेंडिंग का मतलब होगा छोटी वैल्यूज़ पहले होंगी और जो जो हम आगे जाते जाएंगे वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी, यानी 0 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। और डिसेंडिंग की बात होगी, बड़ी वैल्यूज़ पहले होंगी, छोटी वैल्यूज़ बाद में होंगी, यानी 1 पहले होगा और 0 बाद में होगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको क्लिक करें और ये आपको उस फंक्शन को उसके मुताबिक अरेंज कर देगा, तरतीब में दे देगा। अच्छा, इसी फंक्शन में हमारे पास जब आपने इसको सॉर्ट कर लिया तो आप देखें जहाँ पे पहले एरो का निशान था वहाँ पे इसका एरो चेंज हो गया और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फंक्शनैलिटी है या ये जो आपको नज़र आ रहा है, शो हो रहा है, ये ओरिजिनल तरतीब नहीं है, बल्कि यहाँ पे सॉर्टिंग हो चुकी है। अगर आप इसी आइकन को गौर से देखें तो यहाँ पे एक निशान बना हुआ है एरो की, यानी एरो इंक्रीज हो रहा है कि ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया हुआ है। सो पावर बीआई हर मुमकिन तरीके से आपकी हेल्प कर रही है। जो भी फंक्शन आपको बता रहा है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको विजुअली या ग्राफिकली भी आपके सामने शो कर रही है। इसी फंक्शन में एक और चीज़ भी मौजूद है, यहाँ पे ये फिल्टरिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। यानी अगर आप इसमें सिर्फ ज़ीरोज़ या सिर्फ वंस कैलकुलेट करना चाहें तो इस डेटा में ज़ीरोज़ भी मौजूद हैं, इस डेटा में 1 भी मौजूद है। लेकिन अगर हम अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ ज़ीरोज़ को रखना चाहें तो मैं इस सेलेक्ट ऑल को ख़त्म करूँगा और सिर्फ इस ज़ीरो को क्लिक कर दूँगा। जो ही मैंने ज़ीरो को क्लिक किया तो ये सारे का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ का शो होगा जहाँ पे जेंडर की वैल्यू 0 है। यही फंक्शन हम किसी और वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो फिल्टरिंग है या सॉर्टिंग का फंक्शन है, ये कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से एक और फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि जब हम ग्रुप करना चाहते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक, हम वेरिएबल के हवाले से चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं और एक हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के हवाले से इसको ग्रुप कर सकते हैं। वेरिएबल कॉलम्स में आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं वो रोज़ में आ रहे हैं। जब हम डिफरेंट कॉलम्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो हम मर्ज का फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हम एक और फैसिलिटी, एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है ग्रुप बाय। अच्छा, ग्रुप जब हम करते हैं तो अभी मैं आपके सामने शो करता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन में वेरी फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है ग्रुप बाय, और अगर आपने गौर से देखा ये ऐड कॉलम में ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये फैसिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अवेलेबल है। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी कि कुछ चीज़ें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ ऐड कॉलम में, तो ये भी उन्हीं चीज़ों में शामिल है। ग्रुप बाय को हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पे क्योंकि जेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जेंडर को हमने कैसे ग्रुप करना है। हमने ग्रुप करने के लिए काउंट का फंक्शन यूज़ करना है और इसको काउंट रोज़, और जो चीज़ें फंक्शंस हमें अवेलेबल हैं वो इसको हम सम भी कर सकते हैं, वो हम इसको एवरेज भी कर सकते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो ही ये चीज़ हमने इसको क्लिक कर दी, इसको ओके का बटन प्रेस किया
तो अब आप देखें कि जेंडर में जो एक बहुत लंबी रो थी उसमें 2 वैल्यूज़ थी, क्योंकि हमने फ़िल्टर किया हुआ था तो सिर्फ एक वैल्यू 0 नज़र आ रही थी। 0 कितने है, उनकी तादाद यहाँ पे शो हो गई 2449 ज़ीरोज़ हैं। और अगर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इस जेंडर में वो जो सॉर्टिंग हमने की थी उस सॉर्टिंग को ख़त्म करूँगा, सेलेक्ट ऑल को प्रेस करूँगा। सेलेक्ट ऑल को जब प्रेस किया तो ज़ीरोज़ भी आ गए और 1 भी आ गया। इसको ओके का बटन प्रेस किया और अब ग्रुप बाई को जब मैं इसी चीज़ को यही फंक्शन दोबारा करूँगा तो अब आप देखिएगा कि अब आपके पास 1 की तादाद भी आ गई, आपके पास ज़ीरोज़ की तादाद भी आ गई। यानी ग्रुपिंग के लिए मैंने उनकी तादाद को यूज़ किया। मैं इसके सम को भी यूज़ करूँगा। जब सम का फंक्शन यूज़ होगा तो यहाँ पे इस कॉलम में जहाँ पे उनकी तादाद लिखी हुई है इनका सम लिखा आ जाएगा। जब मैं एवरेज का फंक्शन यूज़ करूँगा तो इस पर्टिकुलर कॉलम में उनका एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल मैं जेंडर यूज़ कर रहा हूँ। अगर वेरिएबल जेंडर की बजाय इनकम होगा तो इनकम का सम या इनकम की एवरेज आ जाएगी। अगर कोई और वेरिएबल यूज़ होगा तो जो भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक उसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने डैक के हवाले से कुछ मज़ीद फंक्शन भी सीखे। हमने सॉर्टिंग सीखी, डेटा फिल्टरिंग का फंक्शन हमने सीखा, मर्ज कैसे करते हैं वो हमने सीखा। आपको शायद फील हुआ हो कि बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह की हैं। एटलीस्ट उनकी जो प्रेजेंटेशन है जहाँ से हम उनको अप्लाई करने लगते हैं वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह है। तो इसकी एक वजह तो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इनकी बनाने वाली कंपनी एक है माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने एक जैसे इंटरफेसेस जो हैं वो इन दोनों के लिए डेवलप किए। आसानी हमें ये हो जाती है कि अगर हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टेक्निक सीखी हुई हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम उनको दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी प्रोडक्ट है इसी हवाले से, डेटा एनालिसिस के हवाले से, वहाँ पे भी इन फंक्शंस की जो एक्सप्रेशंस हैं, इंटरफेसेस है, वो बिल्कुल इसी तरीके से है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।